हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका कि नाम है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज़, जिसका कि पहले नाम था ब्रिक्स बेड्स एंड बोन्स। इस बुक का सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बुक का जितना भी कंटेंट है सारा सेम है। अगर आपके पास पुराना वाला भी बुक है तो आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का 5 टॉपिक पढ़ लिया है, जिसमें से कि हम लोगों ने पढ़ा कि वो लोग हड़प्पा के लोग क्या खाते थे, कैसे अपना फूड को ऑब्टेन करते थे, कहाँ से कैसे हंट करते थे। और हम लोगों ने मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा, वहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर था घर का, कैसा उन लोगों ने पहले प्लान करते थे, फिर कैसे घर बनाते थे उसके बाद। फिर हम लोगों ने क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि कहाँ कैसे वो लोग क्राफ्ट का प्रोडक्शन करते थे वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अब हम लोग का टॉपिक 6 है द स्ट्रैटेजी फॉर प्रोक्योरिंग द मटेरियल। अब हम लोग टॉपिक 6 में आ गए हैं इस चैप्टर का। बाकी जो 2 पार्ट है इस वीडियो का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन होगा। तो स्ट्रैटेजी फॉर प्रोक्योरिंग द मटेरियल, इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा के लोग थे वो जो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए मटेरियल का यूज करते थे, वो लोग उस चीज़ को लाते कहाँ से थे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे मटेरियल, वैरायटी ऑफ मटेरियल का यूज़ होता है, जिसमें से कि कुछ मटेरियल जो है जो हड़प्पा के लोग के लिए लोकली अवेलेबल थे, जैसे कि क्ले हड़प्पा के लोगों के लिए लोकली अवेलेबल थे। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल थे जिसको उन लोगों को इंपोर्ट कराना होता था दूसरे जगहों से, जैसे कि इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। वो लोग बाहर से क्या इंपोर्ट कराते थे, जैसे सम स्टोन, कुछ स्टोन इंपोर्ट कराते थे, टिम्बर इंपोर्ट कराते थे, साथ में मेटल इंपोर्ट कराते थे। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि वो लोग इंपोर्ट कराते थे बाहर से, लेकिन अगर इंपोर्ट कराते थे इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग को ये कैसे पता चला कि वो लोग इंपोर्ट कराते थे, कैसे इंपोर्ट कराते थे, किस चीज़ से इंपोर्ट कराते थे। तो इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला था, टेराकोटा मॉडल ऑफ बुल कार्ट, जिसका कि वो लोग यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। टेराकोटा मॉडल मिला था बुल कार्ट का, जिसका कि वो लोग यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। साथ में कोस्टल रूट को भी वो लोग यूज करते थे, कोस्टल रूट ऑल्सो यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग का टॉपिक 6 का है 6.1 जो है टॉपिक, मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। मतलब कि जैसे आज का मतलब कुछ भी मटेरियल जो भी वो लोग सब कॉन्टिनेंट से लाते थे या फिर उसके बाहर से लाते थे। जैसे कि आज के डेट में हमारे अगर हम लोग एग्जांपल लें तो जैसे बेंगलोर में किसी क्राफ्ट प्रोडक्शन का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए हम लोग या तो मान लीजिए कुछ मटेरियल बिहार से इंपोर्ट कराएंगे बेंगलोर में, या फिर कुछ झारखंड से, कुछ बंगाल से, ऐसे अलग अलग जगहों से इंपोर्ट कराएंगे। लेकिन सारा चीज़ इंडिया में ही तो नहीं मिलेगा, इसके लिए हम लोग कुछ प्रोडक्ट जो है फ्रांस से भी इंपोर्ट कराते हैं, कोरिया से भी आ जाएगा, जर्मनी से भी आएगा। तो मतलब अलग अलग कंट्री से भी हम लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी कुछ मटेरियल को भी, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कराते हैं। तो क्या उस समय पे भी, आज से हज़ारों साल पहले भी ऐसा जो हड़प्पन साइड पे लोग रहते थे ऐसा वो लोग करते थे? इस टॉपिक में मेनली हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हड़प्पन प्रोक्योर मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इज वेरियस वे। वो लोग बहुत सारे तरीक़ों से, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करते थे, वो लोग बहुत सारे तरीक़ों से इस चीज़ को मतलब लाते थे। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों ने देखा था, इस्टेब्लिश द नागेश्वर एंड बालाकोट एरिया वेयर सेल वेयर अवेलेबल। मतलब उन लोगों ने 2 साइट पे वहाँ से इस्टेब्लिश किया था, जैसे नागेश्वर और बालाकोट। वो सी साइट में था जैसा कि हम लोग जानते हैं। और उन लोगों ने वहाँ पर क्यों उसको इस्टेब्लिश किया था, क्योंकि वहाँ पे सेल इजीली अवेलेबल था। साथ में सोर्तकुई जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ पे एक लैपिस लिजुली नाम का एक ब्लू स्टोन होता है जो कि जिसका कि हाई वैल्यू है, बहुत महंगा मिलता था उस समय पे। लैपिस लिजुली उन लोगों को मिल जाता था सोर्तकुई से। प्लस में लोथल गुजरात जो कि साइट है, लोथल गुजरात में है, वहाँ से उन लोगों को कार्नेलियन मिलता था। प्लस में साउथ राजस्थान आज का और नॉर्थ गुजरात से उन लोगों को स्टीएटाइट मिलता था। और आज के राजस्थान से मेटल भी उन लोग को मिल जाता था। तो ये मतलब अलग अलग जगहों से, ये तो हो गया कि मतलब हड़प्पा के अगल बगल एरिया से वो लोग क्या अपने रॉ मटेरियल को, आर्टिफैक्ट को बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल को वो लोग यूज करते थे। अब अनदर स्ट्रेटजी वो लोग क्या दूसरा स्ट्रेटजी क्या यूज करते थे वो लोग रॉ मटेरियल को लाने के लिए। जैसे वो लोग सेंड एक्सपेंडिशंस, मतलब एक्सपेंडिशन का हिंदी होता है एक तरह से खोज यात्रा, यानी कि वो लोग एक्सपेंडिशन भेजते थे अलग अलग जगह पे, जैसे साउथ इंडिया में भेजते थे या फिर अलग अलग जगह पे वो लोग एक्सपेंडिशन भेजते थे। और जो भी एक्सपेंडिशन के लिए लोग जाते थे वो लोग वहाँ के लोकल कम्युनिटी जो भी होते थे उन लोगों से कम्युनिकेशन करते थे, यानी अपना कनेक्शन बनाते थे। और जो भी उन लोगों को जहाँ पे भी मतलब रॉ मटेरियल ऐसा लगता था कि ये हड़प्पन साइड के लिए ठीक है, यहाँ पे वहाँ के रॉ मटेरियल जो भी यूज़फुल हैं, जो भी बीड्स या अलग अलग आर्टिफैक्ट बनाने के लिए वो रॉ मटेरियल को यूज हो सकता है, तो वहाँ से वो लोग उस चीज़ को वहाँ पे इंपोर्ट कराते थे। जैसे कि वो जो एक्सपेंडिशन है वो कौन से एरिया में जाते थे, जैसे खेतरी राजस्थान में, वहाँ से वो लोग कॉपर इंपोर्ट कराते थे हड़प्पन साइड पे। प्लस में साउथ इंडिया में वो लोग जा करके वहाँ से मेटल इंपोर्ट कराते थे हड़प्पा के लिए। अब देखिए खेतरी में जो है, खेतरी जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट गानेश्वर जो पूरा कल्चर नाम दिया है खेतरी को, वहाँ पे क्या मिला है, नॉन हड़प्पन पोएट्री मिला है।
प्लस में लॉट्स ऑफ कॉपर मिला है। तो ऐसा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये जो लॉट्स ऑफ कॉपर है वो लोग जो खेतरी से सप्लाई करते थे हड़प्पा के लिए। अब हम लोग का इसी में 6.2 टॉपिक 6 का 6.2 टॉपिक है कॉन्टैक्ट विद द डिस्टेंट लैंड। यानी कि अब तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हड़प्पा के जितने भी अगल बगल एरियाज़ हैं, मतलब नज़दीक वहाँ से तो इंपोर्ट सारा चीज़ हो जा रहा है, पर क्या वो लोग दूसरे आज के समय पे जैसे हम लोग अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, अलग अलग कंट्री से भी इंपोर्ट कराते तो क्या उस समय पे भी ऐसा होता था? तो इसमें हम लोग मेनली उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉपर जो था वो ओमान से आता था, मतलब उस समय पे भी ऐसा होता था, मतलब जैसा आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच, तो उस टाइम पीरियड के बीच में जो भी अलग अलग साइट थी, जैसे कि 2600 BC टू 1900 BC के बीच का जो दूसरे साइट से दूसरे जगह पे इन लोगों के बीच में भी ट्रांसपोर्टेशन मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। जैसे कॉपर आता था कहाँ से? ओमान से। ओमान से हड़प्पन जो लोग थे वो कॉपर इंपोर्ट कराते थे। जैसे ओमानी कॉपर एंड द हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव द ट्रांस ऑफ निकल, यानी जो भी हड़प्पा में जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और जो ओमान का जो कॉपर है, दोनों में हम लोगों को क्या मिला है? ट्रांस ऑफ निकल मिला है। यानी कि जो कॉपर है और जो हड़प्पा का जो भी आर्टिफैक्ट है, दोनों में ट्रांस ऑफ कॉमन मिला है। इसका मतलब ये है कि दोनों का ऑरिजिन सेम है। प्लस में ए डिस्टिंक्ट वेसल्स, एक वेसल्स भी हम लोगों को मिला है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ए लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विथ ए थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले एट द ओमानी साइड। अब देखिए एक लार्ज हड़प्पन जार मिला है हम लोगों को, कहाँ से मिला है? ओमानी साइड से, ओमान के साइड से हम लोगों को एक लार्ज हड़प्पन जार मिला है और उस जार को एक ब्लैक क्ले से कोट रहता था, ब्लैक क्ले से वो कोटेड होता था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक जो ओमानी साइड से जो ये हड़प्पन जार मिला है ब्लैक कलर के जो वेसल्स है, उसमें अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं बता पाए हैं कि उसमें क्या कंटेंट रहता था, मतलब उसके अंदर क्या रहता था। और ये जो ब्लैक क्ले जो रहता था बाहर से, वो इसलिए रहता था ताकि टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द प्री कोलिजन ऑफ लिक्विड, मतलब जो अंदर लिक्विड रहता था या कुछ भी जो भी रहता होगा वो रिसे नहीं बाहर से, इसलिए वो ब्लैक क्ले से कोटेड रहता था। ठीक है, और ये जार जो है वो कहाँ से मिला है? ओमानी साइड से। ठीक है, ये हड़प्पन जार ओमानी साइड से मिला है। और ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो भी इस जार में कंटेंट होता था उसको जो हड़प्पन लोग थे उसको ओमान के साइड ओमानी लोगों से एक्सचेंज करते थे। किस चीज़ से? वहाँ के कॉपर से। वहाँ पर मतलब ये जो ब्लैक जो जार है उसमें जो भी कंटेंट ये लोग देते होंगे वो ओमानी लोगों को, और ओमान के जो भी लोग थे वो उसके बदले में इन लोगों को कॉपर प्रोवाइड करते थे, यानी कॉपर इन लोगों को यहाँ पे सेंड करते थे। अब देखिए इसके बाद देखिए हड़प्पन एक्सचेंज द कंटेंट इन द वेसल फॉर द ओमानी कॉपर। अभी हम लोगों ने मैंने आपको बताया वो लोग जो भी कंटेंट है जो वेसल्स में होता था उसके बदले में वो लोग ओमानी कॉपर वहाँ से कंटेंट करते थे। प्लस में यहाँ मिसोपोटामिया टेक्स्ट मिला हम लोगों को, उसके बाद जो कि डेट किया गया कब का है? वो 3rd मिलेनियम BCE का, 3rd मिलेनियम BCE का मिसोपोटामियन टेक्स्ट मिला है। उससे भी हम लोगों को बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चला कि कैसे कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। तो वो जो 3rd मिलेनियम BCE है इसका मतलब होता है 3000 BCE टू 2001 BCE के बीच के टाइम पीरियड का हम लोगों को टेक्स्ट मिला है। अब जो मिसोपोटामियन टेक्स्ट है उसमें बताया गया है ये रेफर द कॉपर कमिंग फ्रॉम द मगान। वहाँ पे जो मिसोपोटामियन टेक्स्ट है उसमें ये बताया गया को मिसोपोटामिया में जो भी कॉपर आते थे वो मगन से आते थे, मतलब उस टेक्स्ट में ऐसा बताया गया। और आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं उस टेक्स्ट में जो मगन वर्ड यूज़ किया गया है वो किसके बदले यूज़ किया गया है? ओमान के बदले यूज़ किया गया है। अब इसका भी हम लोग प्रूफ देंगे कि क्यों ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं। अब देखिए द ट्रांस ऑफ निकल इन कॉपर इन मिसोपोटामियन साइड, मतलब जो मिसोपोटामियन साइड पे जो भी कॉपर मिले हैं उसमें भी ट्रांस ऑफ निकल है, यानी कि जो कॉपर ओमान में है और जो कॉपर मिसोपोटामिया में मिले दोनों में ट्रांस ऑफ निकल है, यानी कि दोनों का ऑरिजिन सेम है। यानी कि जो ओमान में कॉपर वही तो वहाँ से एक्सपोर्ट होकर के वहाँ गया होगा, तो इसलिए दोनों का जो ट्रांस है दोनों में निकल का पाया गया है। अब देखिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी होता था, जो कि हड़प्पा से भी मिसोपोटामिया का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था, ओमान से भी होता था और भी अलग अलग से होता था। अभी हम लोग पढ़ेंगे मिसोपोटामियन टेक्स्ट में। देखिए डिल्मू जो कि आइलैंड है बहरेन का, उसको मिसोपोटामियन जो टेक्स्ट है जो मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को उसको डिल्मू कहते हैं। मगन कहते हैं किसको? ओमान को। और हड़प्पा को क्या कहते हैं? मेलुहा, MELUHA। उसको वो लोग मेलुहा कहते हैं किसको? हड़प्पा के साइड को। किसमें? मिसोपोटामियन टेक्स्ट में। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ मेलुहा, अब उस टेक्स्ट में बताया गया है कि क्या क्या प्रोडक्ट वहाँ पे फाइंड हुए हैं, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट वहाँ पे रहते हैं जो कि हड़प्पा में है। ऐसा मतलब प्रोडक्ट ऑफ मेलुहा मतलब एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ हड़प्पा हो गया। हड़प्पा में क्या क्या था? हड़प्पा में था कार्नेलियन था, लैपिस लजुली, कॉपर, गोल्ड, वुड। ऐसा हम लोग यहाँ पे भी देखे थे हम लोग। लैपिस लजुली जो था सोर्तगुई अफगानिस्तान में था, कार्नेलियन लोथल गुजरात में था,
गोल्ड साउथ इंडिया से आता था। मतलब इन सब चीज़ों के भी मेसोपोटामियन टेक्स्ट में वहाँ पे बताया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में भी। अब कम्युनिकेशन जो ओमान, बहरैन और मेसोपोटामिया का जो था वो सी रूट के जरिए होता था, ऐसा मेसोपोटामियन टेक्स्ट में बताया गया है। प्लस में टेक्स्ट रेफर मेलुहा एज ए सी फेयर्स, मतलब मेसोपोटामियन टेक्स्ट में जो मेलुहा है, मतलब जो आज का हड़प्पा है, उसको वो लोग सी फेयर्स करते हैं, यानी कि एक नाविकों का देश, ऐसा हिंदी में होगा सी फेयर्स का, मतलब ऐसा उन लोगों ने वहाँ पे मेंशन कर रखा है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में। प्लस में फाउंड डिपिक्शन ऑफ सीप एंड बोट ऑन अ सील्स, मतलब सील्स पे सीप और बोट का डिपिक्शन पाया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे मतलब सीप और बोट का भी डिपिक्शन वहाँ पे पाया गया है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है टॉपिक 7, सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट। सील, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सील एक तरह से आइडेंटिटी ऑफ सेंडर होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि ट्रेन में भी कोई किसी बॉक्स में अगर गुड्स एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई होता है, तो उस ट्रेन के जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें गुड्स रहता है उसमें भी सील लगे होते हैं। तो मतलब एक तरह से उस सामान के साथ छेड़छाड़ ना हो, या फिर कौन सी ब्रांड या फिर कौन सी कंपनी या फिर किस स्टेट से वो चीज़ आ रही है, उसका हर जगह का एक अलग सील होता है, इसलिए उस सील को यूज करते हैं। तो इसको हम लोग सील करते हैं। साथ में स्क्रिप्ट क्या हो गया, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे, जैसे मंदिर में जाते होंगे तो मंदिर में जैसे इनग्रेव करके वहाँ पे श्लोक, संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, तो उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। प्लस में वेट तो हम लोग जान गए कि चीज़ों के एक्सचेंज करने के लिए हम लोग वेट का यूज करते हैं, जैसे 1 kg का, 2 kg का जो आजकल आयरन का बना होता है, तो इसको हम लोग वेट कहेंगे। अब 7.1 टॉपिक है सील्स एंड सीलिंग। तो सील्स एंड सीलिंग आर यूज फॉर द फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जो भी कम्युनिकेशन होते हैं उसमें सील का, मतलब उस समय पे हड़प्पन के टाइम पे सील का यूज वो लोग करते होंगे, मतलब करते होंगे, क्या करते ही थे, क्योंकि वहाँ से सील भी पाया गया है। तो हमारे बुक में एक एग्जांपल दिया कि मान लीजिए कि किसी एक बैग को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि उसको एक जगह से दूसरे जगह पे सेंड करना है, तो उसका बैग का जो नॉट है उसको बांध करके उसके ऊपर जो गीली मिट्टी, गीला क्ले से उसको मतलब हम लोग चिपका देंगे, और उसके ऊपर फिर हम लोग सील लगा देंगे जहाँ से वो सामान दूसरे जगह पे जा रहा है। मान लीजिए कि हड़प्पा से अगर वो मेसोपोटामिया जा रहा है, तो हड़प्पा में वो लोग गीली मिट्टी ऊपर लगाकर उस पर सील लगा देंगे। तो अगर मेसोपोटामिया में वो सामान सील को बिना छेड़छाड़ किए अगर वहाँ तक पहुँचता है सही सलामत, यानी कि अगर वो मेसोपोटामिया वाले जान जाए कि मतलब इस बैग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो एक तरह से सेफ्टी भी हो जाता था सील लगाने से। और प्लस में जो सेंड करता था, सीलिंग कॉन्वे द आइडेंटिटी ऑफ सेंटर, मतलब जो सेंड करता था आइडेंटिटी उसका एक तरह से होता था, जो सील होता था, जो सेंडर होता था उसका एक तरह से आइडेंटिटी होता था सील। उससे ये हो गया सील। अब हम लोग का अगला टॉपिक है एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमय। तो रहस्यमय इसलिए कहा गया है क्योंकि जो वहाँ का स्क्रिप्ट है, यानी जो भी हम लोग को लिखा हुआ मिला है, वो अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट डिसाइफर नहीं कर पाए, यानी पढ़ नहीं पाए कि उस मतलब जो वहाँ का हड़प्पन को जो लोग थे वो क्या मतलब लिखे हैं, इसलिए उसको एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट कहा गया है टॉपिक में। तो लाइन ऑफ राइटिंग कंटेन अ नेम एंड टाइटल ऑफ ऑनर, मतलब लाइन ऑफ राइटिंग तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पे लिखा मिला है हड़प्पा पे, हड़प्पन साइट्स में बहुत सारी जगहों पे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अलग अलग साइट पे भी लिखा हुआ बहुत सारी चीज़ें मिली है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि मे भी जो वो लिखा हुआ है वो कंटेन करता था किसका, नेम एंड टाइटल ऑफ द ऑनर, जो भी वहाँ का ऑनर होते थे वो उसका नाम और टाइटल में भी उस पर लिखा हुआ होता था। एनिमल मोटिव हु नॉट रीड, मतलब जो एनिमल स्क्रिप्ट पे आप सील्स पे आप देखे होंगे कि उस पर एनिमल का भी पिक्चर बनाया हुआ होता था। तो एनिमल का पिक्चर क्यों बनाया हुआ होता था, ताकि जो पढ़ नहीं सकते थे वो एनिमल मतलब वो जो साइन है उसको देख कर को समझ जाए। जैसे अभी हम लोग तो पढ़ सकते हैं, जैसे कहीं पे काऊ लिखा होगा तो हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग उस चीज़ को नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर जो पढ़ नहीं सकते हैं हमारे एज के भी लड़के जो लिटरेट नहीं है, तो उनके लिए वो काऊ लिखा होगा तो कोई मायने की बात तो नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर उसका पिक्चर बना देंगे काऊ का, तो जान जाएंगे कि यहाँ पर मतलब काऊ को डिनोट कर रहा है या फिर किसी चीज़ को डिनोट कर रहा है। जैसे अगर रोड पे भी आप लोग चलते होंगे तो वहाँ पे स्कूल का एक पिक्चर लगा दिया जाता है और नीचे स्कूल लिख दिया जाता है, तो जो लोग पढ़ते हैं स्कूल है ठीक है, वरना जो नहीं पढ़ पाते वो स्कूल का पिक्चर देखकर समझ जाते हैं कि आगे स्कूल होगा रोड के आगे, तो गाड़ी स्लो कर देते हैं। तो इस तरह से मतलब वहाँ पे जो नहीं पढ़ पाते थे उसके लिए एनिमल का मोटिव बनाया गया था, मतलब सारे लोगों को एक साथ लेकर के चलना मतलब उस समय पे भी बहुत बड़ी बात थी। और जो मोस्ट स्क्रिप्ट आर शॉर्ट, मतलब बहुत सारे वहाँ का जो स्क्रिप्ट है जो भी लिखा हुआ होता था वो छोटे छोटे लिखे होते थे। जो सबसे लंबा स्क्रिप्ट वहाँ पे मिला है हम लोगों को 26 साइन का है, मतलब एक लाइन में एक बार में 26 साइंस, मतलब जैसे ABCD ऐसा साइन हम लोग मतलब ये हो गया। लेकिन वहाँ का जो हड़प्पन का जो साइन था वो अलग था, लेकिन जिसको हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। एक साथ 26 साइन का मतलब जो एक लाइन लिखा गया वो सबसे लंबा था।
जो कि अभी तक डिसाइफर नहीं है, नॉट डिसाइफर्ड। इट हैज़ टू मैनी साइंस बिटवीन 375 एंड 400, मतलब 375 to 400 साइंस वहाँ पे जो वहाँ का जो लिखा हुआ होता था, जैसे अभी हम लोग ABCD लिखते हैं या फिर जो क ख ग लिखते हैं, मतलब इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD हो गया, हिंदी पढ़ने के लिए क ख ग हो गया, तो उसी तरह से वहाँ का जो साइन है बहुत ज़्यादा था। 325 to 400 के बीच में साइंस वहाँ पे मतलब थे, जो रिटेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब वहाँ का जो लिखावट थी वो राइट से लेफ्ट की ओर होती थी। तो अब हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि राइट से लेफ्ट की तरफ होता था, क्योंकि राइट की तरफ वाइडर होता था और लेफ्ट की तरफ क्रैम्पिंग होता था, यानी कि थोड़ा मतलब स्पेस कम कर करके ऐसे लिखा हुआ था। जैसे मान लीजिए कि अभी भी आप लोग अगर लिखते होंगे तो राइट की तरफ मतलब लिखना शुरू किया और किसी भी सेंटर मतलब लाइन को एक ही लाइन में लिखना हो किसी भी टॉपिक को, तो राइट की तरफ ज़्यादा लिख दिया और लेफ्ट की तरफ जैसे जैसे जाते गए तो मतलब लिखना ज़्यादा होता था, स्पेस कम होता था, थोड़ा क्रैम्प करते थे, मतलब थोड़ा कम स्पेस में ज़्यादा वर्ड लिखने की कोशिश करते थे। तो इस वजह से आर्कियोलॉजिस्ट बताया कि वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे। और मतलब कौन कौन से ऑब्जेक्ट पे अब हम लोग का लिखा हुआ वहाँ पे पाया गया है, ऑब्जेक्ट ऑन विच द रिटेन फाउंड, जैसे कि सील्स पे तो हम लोग जानते हैं कि लिखा हुआ पाया गया है, कॉपर टूल्स पे भी पाया गया है, रिम्स ऑफ जार पे भी पाया गया है, ज्वेलरी बोन्स का जो रॉड बनता था उस पे पाया गया है, एंशिएंट साइन बोर्ड पे भी पाया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे लिखा हुआ हम लोग को वहाँ पे हड़प्पन साइट पे पाया गया है, जिससे कि ये पता चलता है कि लिटरेसी और द वाइडर स्प्रेड, मतलब जो वहाँ का लिटरेसी था वो मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों पे अगर इतना ज़्यादा लिखा हुआ पाया गया है, मतलब कि पढ़े लिखे लोग होंगे तभी तो इतना ज़्यादा लिख रहे हैं, मतलब जो लिटरेसी था वो फैला हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब हम लोग का 7.3 है वेट, यानी जो आज के दौर पे बटखरा हम लोग कहेंगे उसको वेट कहते हैं। तो वेट यूज़ फॉर द एक्सचेंजेस, मतलब किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए आज भी हम लोग वेट का यूज करते हैं, उस समय पे भी करते थे। जो वेट है वो मेडअप होता था किससे, एक स्टोन से जिसका कि नाम चट है, CHERT। चट का वो जो स्टोन है उससे बना होता था वेट, और वो मेनली क्यूबिकल शेप का होता था, ठीक है, और उस पर कोई भी मार्किंग नहीं होता, जो वेट है उस पर कोई भी मार्किंग नहीं पाया गया आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। और जो स्मॉल वेट है, जो भी छोटे छोटे वेट होते थे, उसका यूज वो लोग ज्वेलरी को वेट करने के लिए करते थे, या फिर जो बीट्स होते थे बीट्स का को वेट करने के लिए करते थे, जो मतलब बनाए जाते थे। हम लोगों ने पढ़ा कि बीट्स कैसे बनता था, अलग अलग तरह का। प्लस में मेटल स्केल पेन फाउंड, यानी कि जो मेटल का जो स्केल करने के लिए जो भी है, मतलब एक तरह से तराजू का एक जो दो होता है उसका एक पेन भी हम लोगों को मिला है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है एंशिएंट अथॉरिटी। एंशिएंट अथॉरिटी का मतलब एक तरह से हो गया, इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो थे वहाँ पे किंग होता था कोई, या फिर किसी के पास एक पॉलिटिकल पावर होता था, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजन लिए गए थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में। हम लोगों ने देखा कि कैसे मोहनजोदारो में वेल डेवलप एक पहले प्लान करके सिटी को बसाया जाता था, ड्रेनेज कहाँ से जाएगा, रोड कहाँ से बनेगा, ये सब आखिर डिसीजन लेता कौन था, ये सब जो बड़े बड़े डिसीजन थे वो आखिर लेते कौन थे। तो इस टॉपिक में मेनली हम लोग इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इंडिकेशन है अथॉरिटी का कि कैसे मिलता है, तो कॉम्प्लेक्स डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेड, मतलब बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी लिए गए और उसको एक तरह से इम्प्लीमेंट भी किया गया बहुत सारी जगहों पे, मतलब मेनली जगहों पे देखे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसका एग्जांपल है कि इन्फॉर्मिटी ऑफ द आर्टिफैक्ट, मतलब जैसे मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, बनावली हो गया, सोरतगुई हो गया, लोथल हो गया, अलग अलग जगहों पे जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं सारे में एक यूनिफॉर्मिटी है, मतलब कि एक तरह का आर्टिफैक्ट है, एक तरह की बनावट है। तो ये सब मतलब पता चलता है कि कोई ना कोई एक तरह से कोई पावर में होगा जो सारे इस तरह के डिसीजन लेता होगा कि इस तरह की सारी चीज़ें बनेंगी। जैसे इन्फॉर्मिटी आर्टिफैक्ट, जैसे पोट्री बहुत सारे जगहों से अलग अलग जगहों से मिली, लेकिन सभी में समानता थी। सील तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा का सील हम लोगों को मिला था, वो भी एक तरह का था, वेट मिला वो भी एक तरह का था, प्लस में स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ ब्रिक्स, ये मेन चीज़ है। जो मान लीजिए कि जो जम्मू कश्मीर से गुजरात तक या फिर हड़प्पा मोहनजोदारो जो भी है अलग अलग जगहों पे जो भी ब्रिक्स मिले हम लोगों को वो एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो के थे। और उसमें से मेन थिंग ये है कि जो ब्रिक्स बनते थे उसका जो सेंटर ऑफ मेकिंग था वो एक जगह पे नहीं था, अलग अलग जगह पे ब्रिक्स बनते थे, लेकिन जो ब्रिक्स बनते थे वो एक रेशियो का होता था, मतलब एक तरह का ब्रिक्स सभी जगह पे पाया जाता था। जैसे फ्रॉम द जम्मू कश्मीर टू गुजरात एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो का ब्रिक्स एक तरह का ब्रिक्स पाया गया। तो ये डिसीजन आखिर लेता कौन था। प्लस में टू मच लेबर फॉर द मेकिंग ब्रिक्स वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सीडाडील लोअर टाउन में मतलब वॉल बनाया हुआ था, एक तरह का ब्रिक्स था, प्लस में प्लेटफॉर्म पे कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई थी। तो आखिर वो सारी डिसीजन जो था वो लेता कौन था, इतना सारे लेबर को मतलब एकजुट करना, इतने सारे लेबर को पे करना, या फिर जो पब्लिक पर्पज़ के लिए जो भी चीज़ें बनाई गई थी उसको कौन बनवाता था। ये सारी चीज़ें मतलब अभी क्वेश्चन है, ये सब अभी तक मतलब आर्कियोलॉजिस्ट पता नहीं कर पाए हैं कि क्या वहाँ पे वो होता था, किंग होता था या नहीं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि मे बी आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज़ को बता पाए। हु ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटी, मतलब ये सारी चीज़ें जो होता था वो ऑर्गेनाइज कौन करता था,
हु ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटीज़, मैंने इन सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कौन करता था। ये सब बहुत बड़ा सवाल है हम लोगों के लिए। अब टॉपिक 8 का ही 8.1 है पैलेसेस एंड किंग्स, यानी वहाँ मतलब महल और किंग के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता था या नहीं। जैसे मैं सेंटर ऑफ पावर जो है आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं बता पाए, नो आंसर कि मतलब सेंटर ऑफ पावर किसी के पास था हड़प्पा सिविलाइजेशन में या फिर नहीं था। प्लस में एक लार्ज बिल्डिंग मिला हम लोग कहाँ से, मोहनजोदारो से, जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि एक पैलेस था, यानी कि एक महल था, लेकिन वहाँ पे कोई भी एक्सपेक्टेकुलर फाउंड नहीं हुआ है, यानी कि कोई कीमती चीज़ वहाँ से फाउंड नहीं हुआ जिससे कि हम लोग ये साबित कर पाए कि ये राजा महाराजा का ही एक घर होगा या फिर किसी बड़े एक जो पॉलिटिकल पावर रखता होगा उसके लिए ही ये घर होगा। प्लस में स्टोन स्टैचू मिला है जिसको कि आर्कियोलॉजिस्ट बोले कि एक प्रिस्ट किंग का है। अब वो इसलिए बोले क्योंकि जो मेसोपोटामिया में जो बहुत सारे प्रिस्ट किंग का स्टैचू मिला था आर्कियोलॉजिस्ट से, और वो जो प्रिस्ट किंग का जो स्टैचू है वो पैरेलल मिला के इंडस वैली सिविलाइजेशन से, मतलब पैरेलल मिला था, पैरेलल मिला इसका मेसोपोटामिया से, इसलिए इसको बोले कि ये भी एक प्रिस्ट किंग हो सकता है। लेकिन प्रिस्ट किंग तो हो सकता है, लेकिन जो रिचुअल प्रैक्टिस थे नॉट वेल अंडरस्टूड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, को जो रिचुअल प्रैक्टिस हड़प्पा सिविलाइजेशन में होता था, वो जो रिचुअल प्रैक्टिस को करता था उसके पास क्या पॉलिटिकल पावर होता था, क्या वही लोग रिचुअल प्रैक्टिस करते थे जिसके पास पॉलिटिकल पावर, जैसे आज बड़े बड़े चीज़ का इनॉग्रेशन होता है या फिर कुछ भी होता है तो एक पॉलिटिकल आदमी जिसके पास पावर होता है वही करता है। तो क्या उस समय पे ऐसा होता था? ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट को पता नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो मतलब ऐसा आंख बंद करके तीर नहीं चलाना चाहते कि मतलब वहाँ पे किंग होता था या फिर नहीं होता था। अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट का अलग अलग मानना है। अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ओपिनियन, अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट का क्या क्या ओपिनियन है। बहुत सारे का आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि नो रूलर, कि मतलब वहाँ पे रूलर कोई भी नहीं था, सभी लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी को, इक्वल स्टेटस था सभी के पास, ये एक समान मतलब सभी लोग रहते थे। नो सिंगल रूलर, कुछ लोग कहते हैं कि सिंगल रूलर नहीं था, मोहनजोदारो का अलग था, हड़प्पा का अलग था, लोथल का अलग था, बनावली का अलग था, अलग अलग जो भी साइट मिले हम लोग को सबका अलग अलग एक रूलर था। और जो थर्ड वाला कहता है कि एक सिंगल स्टेट था, पूरा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो सिंगल स्टेट था। वो इसलिए कहता है क्योंकि आर्टिफैक्ट जो है वो सिमिलर पाए गए अलग अलग जगहों से, मेसोपोटामिया हड़प्पा अलग अलग जगह से। प्लान मतलब पहले सिटी को प्लान किया जाता था, उसके बाद उसके ऊपर सिटी बनाया उसके बाद सिटी बनाया जाता था। ब्रिक्स जो मिले स्टैंडर्डाइज उससे को मिले, मतलब अलग अलग जगह पे एक तरह का ब्रिक्स मिला। जो साइट थे, बहुत सारे साइट द नियर द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, बहुत सारे साइट ऐसे भी थे जो कि रॉ मटेरियल जहाँ पे पाया जाता था उसके नियर बसाया जाता था। जैसे कि हम लोगों ने देखा बालाकोट नागेश्वर, उसी साइट पे बसाया गया था उस साइट को। क्यों? क्योंकि वहाँ से सेल मिलते थे, मतलब वहाँ से रॉ मटेरियल को निकालते थे और उसको अलग अलग आर्टिफैक्ट बनाने के लिए वो लोग यूज करते थे। तो ये सब डिसीजन आखिर लेता कौन था? तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि एक स्टेट था, सिंगल स्टेट था, लेकिन इंटायर कम्युनिटी कान टेक एंड इम्प्लीमेंट द कॉम्प्लेक्स डिसीजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरा इंटायर कम्युनिटी जो है, जैसे आज के दौर पे हम लोग देखें तो बिहार और झारखंड जैसे उधर तमिलनाडु हो गया या फिर पूरा इंडिया का जो लोग है एक डिसीजन एक साथ में नहीं ले सकते हैं कि कोई चोरी करेगा तो उसके लिए क्या सजा है। तो सारे लोग एक साथ तो डिसीजन ले नहीं सकते हैं बिना किसी पॉलिटिकल पावर का। मान लीजिए कोई रोड बनेगा तो कहाँ से कहाँ तक ये रोड जाएगी, किधर से मुड़ करके जाएगी, तो सारे लोग पूरे लोग मिल करके ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं बिना किसी पॉलिटिकल पावर के। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया अभी वहाँ पे कि क्या वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पावर था, किंग रहता था या नहीं रहता था। मे भी आगे अगर इसके बारे में एक्सहिबिशन होगा तो वो पता चल सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पार्ट 4 मतलब लास्ट वीडियो ही होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन होगा। थैंक यू।